नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हर दिन हम प्लेसेस न्यूज़ कर रहे हैं, ऐसे क्षेत्रों के बारे में आपको मैप्स के थ्रू बता रहे हैं। और काफ़ी बच्चों ने ये भी कहा है कि ड्यू टू जब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जा रही है तो मैप्स दिख नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में हमने अपनी टेक्निकल टीम से बात की है। आई एम श्योर वो जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। दो न्यूज़ हैं हमारे पास। पहली न्यूज़ रहेगी बांग्लादेश से संबंधित, क्योंकि हाल ही में सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है, इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को उजागर किया है। जो उनके ऊपर हमला हुआ वो तो चलिए हम मानते हैं बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हमला था। माना जाता है 2.5 इंच की एक नाइफ उनके गले से मिली है, जिसकी फोटोग्राफ्स भी शेयर हुई थी सोशल मीडिया पे। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे घुसा, और 2 घंटे तक माना जाता है कि वो गार्डन में ही छुपा रहा। प्लस इससे संबंधित यहाँ पे बांग्लादेश भी चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि ये एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। बहुत रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि ये बांग्लादेश का नेशनल लेवल रेसलर भी रहा है। तो कौन है ये व्यक्ति? ये अलग अलग नामों से अपने आप को रजिस्टर करता था। कहीं ये विजय दास बन जाता था, कहीं ये इलियास बन जाता था, कहीं ये बिजॉय दास बन जाता था। और इसने एक बंगाल रेजिडेंट के आधार कार्ड या फिर एक आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके कोशिश की है कि भारत का नंबर ले, और भारत में बहुत लंबे समय से रह रहा है। साथ ही साथ माना जाता है 5-6 महीने हो गए। साथ ही साथ माना जाता है कि एक नदी को क्रॉस करके आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उजागर हो रही हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो माना जाता है पुलिस के अकॉर्डिंग कि जो इसके अटैकर सैफ अली खान के अटैकर था, इसने इंडिया को एंट्री ली है बहुत पहले, 7 मंथ्स अगो। बंगाल रेजिडेंट का आधार कार्ड यूज़ किया ताकि सिम ले सके। और ये अक्यूज, इसका नाम है शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिला अमीन फ़कीर। ये 30 साल का व्यक्ति है और ये थाने से बिलोंग करता है। इंडिया में कहाँ है रहता था? थाने से है, तो ये बांग्लादेशी। तो बांग्लादेश जिसके साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर की भारत सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, जो कि पूरी तरह से त्रिपुरा आप देख सकते हैं बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है तीनों साइड से, और मिजोरम। तो कितने स्टेट्स हो गए? 1 1 2 3 4 5 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है, जिन स्टेट्स के थ्रू भारत सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है। म्यांमार के रखाइन प्रांत के साथ ये सीमा साझा करता है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये रखाइन प्रांत है, और ये वही रखाइन प्रांत है जहाँ से रोहिंग्याज आते हैं। तो जब 2021 में जैसे ही टेक ओवर हुआ, मिलिट्री कू हुई म्यांमार में, उसी वजह से वहाँ से जितने भी रोहिंग्याज आए ये बांग्लादेश आए, और फिर बांग्लादेश की मदद से इन्होंने भारत के अंदर भी घुसपैठ की। भारत क्योंकि 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन को नहीं साइन करता है, इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, ये याद रखिएगा। 1951 का एक रेफ्यूजी कन्वेंशन है। रेफ्यूजी कन्वेंशन कहता है कि अगर कोई देश किसी दुविधा से गुजर रहा है और वहाँ के लोग शरण लेने आते हैं, तो रेफ्यूजी कन्वेंशन कहता है कि उनको शरण देनी चाहिए। भारत में शरणार्थी हैं, भारत में बहुत सारे शरणार्थी हैं तिब्बत से। जब 1950 में तिब्बत को कब्जा लिया गया था चीन के द्वारा, बहुत सारे शरणार्थी श्रीलंका से भी रहते हैं, बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान से भी आए हैं, और उन्हीं को सिटीजनशिप देने की बात की जा रही है। पर भारत ने किसी भी प्रकार से शरणार्थी एक्ट और इसका जो 1967 का प्रोटोकॉल आया था, कन्वेंशन का प्रोटोकॉल आया था, उस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिस वजह से भारत कहीं किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है कि कोई अगर शरण लेने आता है तो उसको एक्सेप्ट ही किया जाए। इससे पहले सीमा हैदर का विवाद जिस तरह से चल ही रहा था, हमें पता चला था कि सीमा किस प्रकार से भारत में रही, और इन्होंने भारत में आज तक ही रहती है, इनको वापस नहीं किया जा रहा है। बहुत लोगों का ये आकलन है कि इनकी जान को खतरा हो सकता है जब इन्हें वापस से पाकिस्तान भेज दिया जाए। इस वजह से पॉसिबिलिटी ये बनी हुई है कि बाद में जाके सिटीजनशिप ले लेंगी। बट अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आ सकते हैं। हमने देखा है कुछ ही समय पहले, अगस्त 2024 में जब शेख हसीना को निकाला गया, यहाँ पे एक और वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कुछ समय पहले कि अस्थिरता इतनी बढ़ गई है, और साथ ही साथ इस्लाम इतना ज़्यादा वहाँ मौखिक रूप से प्रैक्टिस करने लगे हैं। वहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो फेंस क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, तो 2 बच्चियाँ, नॉर्थ ईस्टर्न बच्चियाँ थी जिन्होंने वीडियो भी बनाया था, और वो सारी बुर्का क्लैड वुमेन थी। तो ये प्रॉब्लम अब इसको ओपन कर रही है, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसको ओपन किया जा रहा है
कि कैसे आराम से बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स बिना वीज़ा के, बिना पासपोर्ट के भारत में आ सकते हैं। आर्थिक कारण है, अगर हम बात करें अवैध प्रवासन क्यों है, पहली बात तो भारत ने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया था। तब ये किस नाम से जाना जाता था? ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और क्यों भारत को आज़ाद कराने की आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि पाकिस्तान, जो कि वेस्ट पाकिस्तान तब कहलाता था, पाकिस्तान में उर्दू बोलचाल, बंगालियों को दबाने की कोशिश करना, ये सारे कुछ कारण रहे हैं। बांग्लादेश जिस प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, इसके अंदर एक अलग से राष्ट्र बनने की एस्पिरेशन या उम्मीद जगी। और जिस प्रकार से दबाव चल रहा था, जिस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश को दबा रहा था, बहुत सारे शरणार्थी भारत में आने लगे थे, जिसकी वजह से पूरी डेमोग्राफी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की चेंज हो रही थी। तो इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि किसी न किसी तरह हमको इस संकट को अगर हटाना है, तो 1971 में इन्होंने वॉर डिक्लेयर किया। और सैम मानेकशॉ ने जिस प्रकार से उस पूरे वॉर का नेतृत्व किया, वो तो यादगार है ही। पाकिस्तान, यूएसए, तुर्की, ईरान, ये सब एकजुट हो चुके थे। भारत को सोवियत का सहारा था, जिस वजह से हमने 1971 की वॉर जीती। और 16 दिसंबर 1971 में ऐसा हुआ। इसी वजह से विजय दिवस मनाया जाता है। कब? करगिल विजय दिवस अलग है, और 16 दिसंबर का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर है, वो विजय दिवस अलग है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें माना जाता है कि इस दिन को 93,000 लोगों की आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। इसके अलावा क्यों ऐसा होता है कि भारत में ही लोग शरण लेने आते हैं आसपास के क्षेत्रों से? क्योंकि भारत में बेहतर रोजगार रहता है, जीवन स्तर की संभावना उन्हें दिखती है। बांग्लादेश में गरीबी वैसे भी है और बढ़ेगी, और बेरोजगारी तो है ही। बांग्लादेश भारत सीमा लगभग इतनी किलोमीटर लंबी है जिसका एक बड़ा हिस्सा असुरक्षित है, तो यहाँ से स्मगलिंग होनी बहुत आसान है। इसके अलावा खुली सीमा, नदी मार्ग, घने जंगल, अवैध घुसपैठ भी आसान हो जाते हैं। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासन हुआ था। रोहिंग्या संकट के कारण बांग्लादेश से भारत की ओर बढ़ता प्रवासन, सीमा के दोनों ओर समान भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का होना, अवैध प्रवासी भारत के संसाधनों, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव डालते हैं, और शहरी क्षेत्रों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार भी हो रहा है। स्थानीय निवासियों के साथ प्रतिस्पर्धा से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, जो शरणार्थी होते हैं। इसके अलावा आतंकवादी गतिविधियों में संभावित संलिप्तता मानी जाती है। नकली भारतीय मुद्रा और मानव तस्करी जैसे अपराधों में वृद्धि भी हो रही है। इसके अलावा अवैध प्रवासन कई राज्यों में राजनीतिक मुद्दा बन चुके हैं। असम, पश्चिम बंगाल में माना जाता है इनसे इजीली वोट भी लिया जाता है, ऐसा मानने की बात है। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम से जुड़ा हुआ विवाद है। बहुत लोग जानते हैं कि असम में बहुत सारे शरणार्थी, बांग्लादेशी शरणार्थी इलीगली रह रहे हैं। इसके अलावा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई भी होती है। कोई व्यक्ति अगर इलीगली भारत में आता है तो उसको वापस कैसे किया जाता है? विदेशी अधिनियम 1946 की वजह से किया जाता है। इसके अंतर्गत उसे फॉरेनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास वैलिड पासपोर्ट होता है, ना तो लीगल रहने के लिए वीजा। एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन करना, ये एक कानूनी उपाय है, ताकि हमें पता चले कि भारत में जितने नागरिक रह रहे हैं उनका कितना अधिकार है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना, ये बहुत आवश्यक सीमा प्रबंधन है। बीएसएफ की तैनाती को बढ़ाना, राजनीतिक संवाद, बांग्लादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना। इस समय हम लोग के रिलेशनशिप थोड़े से परेशानी वाले चल रहे हैं। अवैध प्रवासन के रोक के लिए सहयोग लगातार लगाना। जब शेख हसीना थी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, तो भारत के लिए बहुत अच्छा हुआ करता था, क्योंकि वो प्रो इंडियन थी। हालांकि आज के समय में हम देख रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ज़्यादा करीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से कल के दिन हमें दिक्कत ज़रूर हो सकती है। सीएए के तहत 2014 से पहले आए कुछ गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की गई है। एनआरसी के जरिए असम में अवैध प्रवासियों की पहचान की भी कोशिश है। सीमा पूरी तरह सील करना मुश्किल है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्लस घने जंगल बहुत है इधर। मानवाधिकार और राजनीतिक विरोध के साथ साथ स्थानीय समर्थन, जैसे कुछ स्थानीय लोग सस्ते श्रम के कारण अवैध प्रवासियों को संरक्षण भी देते हैं, और अगर उन्हें वोट चाहिए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के तौर पे भी उनसे काम करवाती हैं। सटीक डेटा की भी कमी है। अवैध प्रवासियों की संख्या पर विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए
अगर आगे की बात करें तो हमें कुछ न कुछ करके आधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा और निगरानी प्रणाली को और बेहतर करना पड़ेगा, ताकि ऐसे जो आराम से क्रॉस करने वाले लोग हैं उन पर क्वेश्चन किया जा सके। सभी राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच में सहयोग बढ़ते रहना चाहिए। अवैध प्रवासन रोकने के लिए द्विपक्षीय समझौते होने चाहिए और बांग्लादेश में आर्थिक सुधारों को समर्थन देना होगा ताकि यहाँ के लोग भारत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा लंबाई आपको पता होनी चाहिए। असम समझौता 1985 में हुआ था, ये याद होना चाहिए। बहुत बार एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एनआरसी प्रक्रिया 2019 में असम में अद्यतन हुई और सीए पारित कब हुआ? 2019 में। और इसी की वजह से जब इसने अमेंडमेंट किसने किया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक हुआ था। ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था? नागरिक अधिनियम, ये याद रखना है, 1955। ठीक है। अब धर्म भी आधार बन चुका है नागरिकता लेने का। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हैं, ठीक है, और आप हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। क्यों? इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी अधिनियम ने, इसी संशोधन अधिनियम ने धर्म को भी अब आधार बना लिया है नागरिकता का। चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं। सीमा प्रबंधन से संबंधित भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 3516 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर। करेक्ट आंसर है 4096 किलोमीटर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम या मेघालय? बहुत ही इजी है, आसाम। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किन धर्मों को के शरणार्थियों को भारत नागरिकता प्रदान की जाती है? देखो, मुसलमानों को छोड़ के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो 1 2 4 5 6 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का मैंडेट ये है कि मुसलमानों को आसपास के कंट्री में, क्योंकि इस्लामिक प्रधान देश है, तो उनको नहीं दबाया जाता है। जिस प्रकार से प्रोसिक्यूशन होता है, परसिक्यूशन होता है, ये निम्न जितनी आबादी वाले धर्म हैं बगल अगल के देशों में, हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, इनके लिए होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए किस वर्ष में भूमि सीमा समझौता लागू हुआ था? 2015 में। ठीक है। इसके बाद रोहिंग्या शरणार्थी का संबंध निम्न में से किस देश से है? पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। बिल्कुल सही, आपने जवाब दिया होगा अपने मनी मन, म्यांमार। भारत बांग्लादेश सीमा की निगरानी के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ देखती है। भारत में बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? बांग्लादेश में गरीबी और बेरोजगारी, भारत में बेहतर आर्थिक अवसर, भारत बांग्लादेश सीमा पर अपर्याप्त निगरानी। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लागू निम्नलिखित में से कौन सा कानून सही है? विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम, नागरिकता अधिनियम। तो पहला, दूसरा सही है। और तीसरा, भारत में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो तीनों ही है, 1, 2 और 3। असम समझौता 1985 के तहत 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए अवैध प्रवासियों को क्या माना जाता है? इनको नागरिकता दी जाती है, निर्वासित किया जाता है, शरणार्थी का दर्जा दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जावा में भूस्खलन हाल ही में हुआ है और जावा प्रांत जो इंडोनेशिया का है, उसके पेगालोंगन में ये प्रॉब्लम हुई है। तो लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं जावा के आइलैंड में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है और 9 मिसिंग है। लगातार यहाँ पे रेनफॉल की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, पेगालोंगन रीजेंसी ये सेंट्रल जावा प्रोविंस में है, तो ये बतांग से जुड़ी हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर इंडोनेशिया की बात करें, ये पूरे विश्व में इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। कौन कौन से हैं? जावा, सुमात्रा, सुलावेसी, ये कुछ मुख्य आइलैंड हैं इसके। ठीक है, जकार्ता इसकी राजधानी है जो कि जावा के आइलैंड पे है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये बना क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साथ ही साथ मलेशियन, माफ़ कीजिएगा, बर्मा माइनर प्लेट जिस प्रकार से मिली है उसकी वजह से इसकी उत्पन्नता हुई है। ये ज्वालामुखी उत्पन्नता का है, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे ज्वालामुखी भी मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा इसके बीच से होके गुजर रही है, और बोर्नियो भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ये बोर्नियो का आइलैंड है जो कि 3 देशों में विभाजित है, एक हिस्सा इंडोनेशिया का है, एक मलेशिया का, और ब्रूनेई जिसका कैपिटल है बंदर सेरी बगावन, ये भी बोर्नियो का ही हिस्सा है। मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य पड़ता है जिसका नाम है मलाका। मलाका जलडमरू मध्य के बारे में आपने सुना भी बहुत होगा, मलाका डिलेमा भी बोला जाता है, क्योंकि एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट क्या होता है? कल के दिन किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पे चोक लगाया जाता है, इसे ब्लॉक कर दिया जाता है, तो यहाँ से किसी भी प्रकार का ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से साउथ चाइना सी कब्जा करना चाहता है चाइना 9 डैश लाइन की मदद से, ताकि चोक पॉइंट से प्रॉब्लम ना हो उसको कल के दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें इसमें सुंडा आइलैंड्स भी हैं, तो ये बहुत सारे आइलैंड्स को एक बेसिकली आइलैंड्स का ही जमावड़ा बोल सकते हैं इंडोनेशिया को। भूस्खलन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, चट्टान, मलबा ढलान के साथ नीचे आ जाता है। जावा द्वीप में भूस्खलन अक्सर भारी बारिश और अस्थिर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण होता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के कारण भूगर्भीय अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ज्वालामुखी गतिविधियां जावा में सक्रिय उच्च ज्वालामुखी हैं। ढलान की तीव्रता भी है, यहाँ की पहाड़ियों की वजह से भूस्खलन बहुत आते हैं। पहाड़ी की ढलान होती है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से आते हैं। इसके अलावा मिट्टी की प्रकृति भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ज्वालामुखी मिट्टी भारी बारिश में के कारण अस्थिर हो जाती है। भारी एवं अत्यधिक मानसून बारिश भूस्खलन का प्रमुख कारण भी होता है। विनाशकारी वनों की कटाई जिस प्रकार से हो रही है, अगर वन नहीं रहेंगे, रूट सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा, तो भूस्खलन बहुत कॉमन हो जाता है। इसके अलावा निर्माण कार्य की बात करें तो अनियोजित शहरीकरण और सड़कों के निर्माण ने ढलानों को अस्थिर किया है। कृषि गतिविधियों की बात करें तो जावा की ढलानों पर करने जाने वाली खेती मिट्टी के कटाव को और बढ़ावा देती है। जान माल का भारी नुकसान होता है। घरों और संपत्तियों का विनाश होता है। पर्यावरणीय प्रभाव में पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होता है, जितनी डाइवर्सिटी वहाँ पे निर्भर है उसका भी विनाश होता है। आर्थिक प्रभाव भी पड़ते हैं। कृषि भूमि और फसलें नष्ट हो जाती हैं। पुनः निर्माण में भारी लागत लगती है। पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव भी आता है। विस्थापित जनसंख्या की समस्याएं भी होती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं पर भी दबाव आता है, जैसे कि हालिया भूस्खलन जो हुआ था, इससे पहले जावा का हालिया भूस्खलन 2021-23 में हुआ था। भारी बारिश के कारण हुआ था ये। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत सारे विस्थापित हुए थे। 2021 में भी सुमेदांग भूस्खलन आया था। ये जावा के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, जावा में ज्यादा आते हैं। मुख्य कारण भारी बारिश थी और वनों की कटाई, ठीक है। तो नियंत्रण करने के लिए हमें वनों की रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट्स, जड़ क्या होती है, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। इंजीनियरिंग समाधान भी लानी चाहिए। ढलानों पर ऐसी दीवारों का निर्माण करें ताकि वहाँ की मिट्टी स्थिर रहे। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए और जल प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, डिजिटल तकनीक भी है, जैसे कि भूस्खलन पूर्वानुमान के लिए GIS तकनीकों का उपयोग हो, ठीक है। जावा सहित जो भी इंडोनेशिया क्षेत्र का हिस्सा है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रशांत महासागरीय प्लेट निस्खलित हो रही है अलग अलग छोटी प्लेट्स के अंतर्गत। तो इस वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज्यादा है। ज्वालामुखी ज्यादा होने की वजह से यहाँ भूस्खलन की चिंताएं भी और बढ़ती हैं। चलिए, सेंडाई फ्रेमवर्क भी साइन हुआ था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2015 से 2030। प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के लिए या एक अंतर्राष्ट्रीय पहल जावा जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक है सेंडाई फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जावा द्वीप निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, अटलांटिक महासागर का केंद्र है, मध्य एशिया का मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन ए, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। दूसरा, भूस्खलन के कारणों में निम्नलिखित में से कौन से मानव जनित कारण हैं? वनों की कटाई बिल्कुल है। भारी वर्षा होने की वजह से मिट्टी भी नीचे आती, ग्रेविटेशन की वजह से सही है। ज्वालामुखी गतिविधियों के साथ साथ अनियोजित शहरीकरण भी है। तो सारे ही हैं, 1, 2, 3 और 4। तो जिन बच्चों ने ज्यादातर सही आंसर दिया उनको वेरी गुड। चलिए, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।